मैं जिगर साहब आपसे जरा एक चीज आ रहा हूं। और उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, हम लोग बचपन में, जैसे मेरे इस क्लास में कोई एक व्यक्ति था जिसका हिस्ट्री में कुछ खराब नंबर आ गए थे, तो उसका वो चिढ़ बन गई थी। तो आप कहीं भी घूमते घामते अगर आप हिस्ट्री बोल दीजिए तो गाली गाली देने लगता था वो उसका। तो क्या अडानी जी का नाम पूरी भाजपा के लिए चिढ़ हो गई है? क्योंकि ये जो मामला है, मेरे ख्याल में पवन खेड़ा ने जो भी कहा उनको बिल्कुल कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए वो अलग बात, लेकिन इस बात को इतना उछाल के वो कहीं ना कहीं मोदी मोदी जी और अडानी जी के बीच का जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये नेक्सस है, इन लोग बोलते नहीं है, उसको ये और उजागर कर रहे हैं। तो जरा मैं आपसे जिगर साहब ये समझ लूं कि ये स्ट्रैटेजी जो बन रही है, ये बाय डिफॉल्ट मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का फायदा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का प्लीनरी सेशन कौन इतना इंटरेस्टेड होता। पवन खेड़ा जी अगर 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते तो शायद उनकी बात इतनी नहीं सुनी जाती जितनी उन्होंने ये बिना कहे जो उन्होंने कहा है वो और पहुंच गया था। क्या कहा था, क्या कहा था, नहीं बोल नहीं सकते हैं तो सब लोग देखते हैं, लिख के बोलते हैं, हम यहां नहीं बोलेंगे भाई वहां देख लो क्या कहा था। तो ये सेल्फ गोल, हमारे कोई दर्शक कह रहे हैं कि सेल्फ गोल कर लिया है, तो आपको क्या लगता है सेल्फ गोल हो गया है बीजेपी से? बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल बीजेपी पिछले कुछ महीनों से कर रही है। अब पता नहीं अभी आजकल कुछ दिनों के अंदर उनकी रणनीति में क्या कुछ बदलाव आया है या कौन लोग रणनीति डिसाइड कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता। पर इसका फायदा जरूर कांग्रेस को होता है, ये मैं मानकर चलता हूँ। कांग्रेस के आप कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, अभी पवन खेरा जी ने जो स्टेटमेंट दिए या सुप्रिया श्रीनाथ जी जिस तरीके से जो स्टेटमेंट हमेशा एकदम एकदम फायरिंग ब्रांड तरीके के हिसाब से जो बोलते हैं, ऐसे कांग्रेस में दो तीन ही नेता है, ज्यादा लोग नहीं है। और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की एक जिसे कहते हैं प्रणाली भी नहीं रही है कि वो फायर स्टेटमेंट दे। कभी भी बहुत शांत और सुलझे हुए स्टेटमेंट हमेशा वो देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कांग्रेस भी थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है ये स्टेटमेंट्स के बाद। हालांकि ये बात मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरीके से किसी के भी पिताश्री के ऊपर कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। तो ये जो सारी जो कवायद है उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जैसे जैसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लोग ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो बार बार बात उछल के वहीं पर आ जाती है कि ये ऐसा हुआ क्यों। और जैसे आपने पॉइंट स्टेट किया वो बिल्कुल सही है कि लोग घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं या एक कंक्लूजन बना, क्योंकि सामान्य आदमी जो होता है वो हमेशा कंक्लूजन पर आना ज्यादा पसंद करता है रादर देन डिबेट। वो डिस्कशन नहीं करता, वो हमेशा कंक्लूजन ले लेता है। क्योंकि कंक्लूजन क्या है कि देखो अदानी वो समूह के पूरे मुद्दे पर बात हो रही है, इसलिए वो पूरी बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, मोदी जी का नाम उसमें डाला जा रहा है, वो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, इसी वजह से कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है या उनको दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की तरफ से। अब इसका जो एक साइकोलॉजिकल फायदा है वो जो मैं देख रहा हूँ वो ये होता है साइकोलॉजिकल फायदा कि इसमें विनिंग जो होता है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। लोग थोड़ा सा सहानुभूति की तरफ से देखना शुरू कर दे और ऐसा सोचने की शुरुआत कर देते कि हाँ कांग्रेस को दबाया जा रहा है या फिर लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। अब ये जब होता है तब सीधी सी बात है कि उसका ऑपोजिट रिएक्शन सीधा ये आता है कि बीजेपी की जो छवि है उसको ये धूमिल करता है। ये प्रकार की जो भी घटना है वो उसको धूमिल करती है। एक बात एक अलग थोड़ी क्रॉस एक बात इसमें ये भी होती है जो मैं मानता हूं कि इसमें जो भी विपक्ष होते हैं या विपक्ष के नेता या जो कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर एक डर का भी माहौल बनाने की प्रस्तावित करने की कोशिश होती है। वो भी कई बार कामयाब हो जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से कि लोग ज्यादा खुल के बोलना पसंद नहीं करते या फिर ज्यादा आवाज उठाना पसंद नहीं करते। ये भी एक अलग सी क्रॉस बात जरूर होती है, मैं मानता हूँ। पर अगर ओवरऑल हम अगर साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स को समझे या देखे तो विपक्ष को ज्यादा फायदा होता है और सत्ता पक्ष को इसमें नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। एक छवि जरूर गढ़ जाती है कि सत्ता पक्ष हमेशा इसी तरीके से दमनकारी या अत्याचार करके या डरा कर लोगों को काबू करने की कोशिश करता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। संविधान की धज्जियां उड़ती है या फिर कोर्ट का भी आदर नहीं होता या ईडी या सीबीआई वो सब उनके पाले हुए जिसे कहते हैं हमेशा जो स्टेटमेंट आते हैं कि तोते हैं या फिर जो डिपार्टमेंट है वो उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं और उसके डेटा भी वही स्टेट करते हैं। जैसे आप पीएमएलए में देखिए कि प्रिवेंशन जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला जो है उसमें 95% अपोजिशन के सारे नेताओं के ऊपर हमेशा रेड पड़ चुकी है पिछले 8-9 वर्षों में। बीजेपी के कोई भी नेता दो चार को छोड़ के कहीं नहीं पड़ी।
तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें लोगों के मन में घर जरूर करती है। हाँ, लोग बोलते नहीं, ऐसी घटनाओं से डर जाते हैं और कई बार खुल के बोलना पसंद नहीं करते। पर अगर उसका ओवरऑल अगर मैं क्रक्स देखूं तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि पिछले 9 साल का जो भी कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसके सामने आज की तारीख में, अब जब लोकसभा इलेक्शन को 1 साल ही बचा है मुश्किल से 400 दिन के आसपास, तो मेरे ख्याल से लोगों के मन में कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी भावनाएँ ज़रूर है, जो रोष पैदा करती है बीजेपी की तरफ, और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन्स है, बहुत सारी क्वेरीज़ है, जो बीजेपी एड्रेस नहीं कर पा रही, ना ही उनके नेता एड्रेस कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका साइकोलॉजिकल फायदा अगर कांग्रेस और विपक्ष मिलके उठाएँगे, ऐसी जो आज जो घटना हुई है, पवन खेरा जी को गिरफ्तार करना, फिर बाद में उनको जमानत मिलना, तो मुझे लगता है कि वो लोगों के मन में ज़्यादा पैठ बना पाएँ। अदरवाइज बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, सबसे पहला उनका हथियार हमेशा यही होता है कि भी विपक्ष को जितना हो सके चुप कराओ, वो ज्यादा बोले नहीं, ज्यादा मुद्दे ना उठाए, और इसका सीधा असर ये पड़ता है कि लोगों को, सामान्य लोगों को ये लगता है कि विपक्ष बिल्कुल नकारा है, विपक्ष हमारा मुद्दा कभी उठाता ही नहीं। अब वो समझते नहीं कि विपक्ष को उठाया ही नहीं देना जा रहा है, विपक्ष को जी डरा के जी या दबा के रखा जा रहा है। पर ये किस्से में, जी आज का जो किस्सा हुआ है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष के पास बिल्कुल बहुत अच्छा चांस है। अगर वो सही में थोड़े हिम्मत से मुद्दे उठाते, तो मेरे ख्याल से लोगों के प्रति उनकी जो जागरूकता है, वो और बढ़ेगी, और बीजेपी की तरफ जो लोगों का थोड़ा कम झुकाव है, वो ज्यादा मेरे ख्याल से, और वो गहराई और वो खाई भी शायद बढ़ेगी। जी। जी। अगर दोषी साहब आपसे ये पूछ रहे हैं, मैं अगर इसको पॉलिटिकली बोलूं, अगर मैं पॉलिटिकल लीडर होता कांग्रेस का, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता मैं कहीं से कुछ जुगाड़ करके खेड़ा जी को अंदर ही रखता और उनको पहुंचने नहीं देता, किसी तरह से कुछ और कर देता कि अभी अंदर रहो, क्योंकि जितनी देर वो अंदर रहेंगे उतनी देर शायद मेरे हिसाब से भले ही 1% बढ़े, आधा परसेंट बढ़े, 1 वोट बढ़े, उनके कुछ मामला ठीक होता रहेगा। मैं जो आपसे जो स्पेसिफिक प्रश्न है, ये जो लगातार बीजेपी ये हरकत कर रही है और बार बार ये लग रहा है कि ये गलती कर रही है जिससे पब्लिक में उसकी छवि खराब हो रही है, लोग उससे गुस्सा हो रहे हैं, ये आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि आप तो गुजरात में इसको बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो क्या गुजरात में भी ऐसे ही होता था? सर बिल्कुल, देखिए जैसे सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट ने बात की है, बिल्कुल सही बात है, और हम शुरुआत से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये छवि जरूर खराब होती है। लोग समझते हैं पर लोग बोलते नहीं है, बस दिक्कत वहां आती है। सामान्य आप कोई भी लोगों को पूछेंगे, वो माइक पर तो बोलना पसंद नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, सब जो चल रहा है वो सही है ऐसा बोल के बात सुलटा देंगे। अब जहां तक बात रही है छवि खराब होने के, जो भी घटनाक्रम है वो आप देखिए काफी समय से चल रहा है, पिछले 3-4 महीनों से तो हम बिल्कुल देख रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन आना, उसके बाद अभी 2 दिन पहले बीबीसी को ही सपोर्ट में वहां के यूके के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना, अदानी समूह पर जो बात हुई, स्टॉक मार्केट में जो जो इश्यूज हुए, जितना 12 लाख करोड़ का उनका जो पूरा जो आंकड़ा है वो उसका धुल जाना, इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसे खराब हो जाना, एलआईसी और उसका जो नाम खराब होना, एसबीआई का नाम खराब होना, और उसके बाद जब पवन खेरा जी की टिप्पणी आना, ये सारे जो कड़ी है, उसके साथ साथ में आप देखिए, जैसे मेरे ख्याल से ब्रिजेश सर ने और सिंह साहब ने 2-3 मुद्दे बहुत अच्छे से उठाए कि हर एक जगह देश में कोने कोने में हर एक जगह कहीं ना कहीं हिंदुत्व के प्रयोग आज की तारीख में भी चल रहे हैं। वो ऐसे प्रयोग है जहां पर लोगों के बैक ऑफ द माइंड में एक साइकोलॉजिकली बात बिठाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं कोई चारा ना बचे तो आखिर में उस पॉइंट पर तो वोट मिल जाए। अब जहां पर हम, जो बात आपने मुझे पूछी कि पवन खेरा जी को थोड़ा और रखते तो और ज्यादा बवाल उठता, ये बात और ज्यादा फैलती और शायद लोगों में और आक्रोश बढ़ेगा, मेरे ख्याल से कांग्रेस इस समय, मुझे लग रहा है जैसे मैं देख रहा हूं वैसे, कि कांग्रेस थोड़े आक्रामक मूड में है। वो ये नहीं दिखाना चाह रही शायद कि हमारे नेता को इन्होंने अंदर डाल दिया या फिर ज्यादातर रखा ताकि लोगों में सिंपैथी क्रिएट हो। मेरे ख्याल से कांग्रेस इस वक्त आक्रामक होना दिखाना चाहती है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है तब से कांग्रेस ये शो कर रही है कि हम बिल्कुल आक्रामक है, और खरगे साहब के जो भी एक एक लाइन के जो भी स्टेटमेंट है, वो भी मेरे ख्याल से यही शो कर रहे हैं कि वो बचाव की या सहानुभूति की मुद्रा में नहीं है, वो बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में है। कि आप कल का उनका स्टेटमेंट बहुत ही मेरे ख्याल से भारी था। आप अगर देखें कि ऐसे 100 ऐसे लोग आ जाए तो भी हम लोग डरने वाले नहीं है, और हम कोएलिशन गवर्नमेंट बना के रहेंगे 2024 में। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आक्रामकता दिखा रही है कांग्रेस, और शायद अब ये वो कहीं समझ रही है। ये मुझे लगता है बीजेपी से वो सीखी हो, या उनके कुछ बड़े लोगों ने बताया, ऐसा मुझे दिख रहा है आज की तारीख में, कि बीजेपी ने हमेशा आक्रामक करके वार किया है, ज्यादातर वो डिफेंसिव नहीं रहती। जो भी वो मुद्दा पकड़ती है उस पर डिफेंस छोड़कर आक्रामक होकर लोगों के मन में वो मुद्दा कैसे बिठाना, किस तरीके से उसके लिए प्रयोग करना, किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करना, और वो इन्वॉल्व करके अंत में वो साबित कर देना कि हम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है कांग्रेस थोड़ा थोड़ा वो प्रयत्न कर रही है। अब उनके नेताओं पर बिल्कुल ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सहयोग देते हैं। बाकी जहां तक बात है बीजेपी की या उनकी जो रणनीति की, वो बिल्कुल आज की तारीख में खराब हुई पड़ी है, या कहीं अलग ही तरीके से जा रही है, वो साफ साफ
मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है, ये मैं साफ देख रहा हूँ। अलग अलग ध्रुवीकरण, अलग अलग ध्रुव के अलग अलग लोग कहीं भी कोई सिंक्रोनाइज किए बिना अलग अलग तरीके से कुछ चीजें चला रहे हैं, और जो कहीं सेट नहीं बैठ रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। उसके सामने आज की तारीख में कांग्रेस के जो भी ऊपर से लेके नीचे तक के नेता है, वो शायद एक ही लाइन लेंथ में चल रहे हैं, और साथ में क्षेत्रीय पार्टियां भी जुड़ रही है। कल आरजेडी के नेता तेजस्वी जी का भी एक जबरदस्त स्टेटमेंट आया कि मैं मुख्यमंत्री जब भी बनना चाहूंगा बन जाऊंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे 2024 में बीजेपी को हटाना है। मेरे ख्याल से ये जो सारी आक्रामकता है वो कांग्रेस में और विपक्ष में होनी चाहिए। अगर ये होगी तो बीजेपी को, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ज्यादा ये फाइट दे पाएंगे। डिफेंसिव होके मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इतना फायदा होगा। जी जी, मैं आतंकजीत सिंह साहब, आपने एक ऐसी बात कही थी, मैं आप और आलोक जी अगर इसका एक जल्दी से एक आंसर दे देंगे। आपने कहा था 12 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन कम हुआ है मार्केट कैप हमारे अडानी जी के शेयर का। लेकिन मैं एक और चीज कह रहा हूं, मार्केट एज सच सेंटिमेंट खराब हुआ है। मैं डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात कह दूं, मेरे पास सारा पैसा म्यूचुअल फंड में रहता है और हर महीने मैं उसमें कुछ बेचता हूं और घर का खर्चा चलता है। मैं बेच नहीं पा रहा हूं, एक महीने से मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब इतना म्यूचुअल फंड गिरा जा रहा है, और मेरे म्यूचुअल फंड एसबीआई टाइप, मतलब ठीक ठाक म्यूचुअल फंड जो सरकारी टाइप है। तो आप 12 लाख करोड़ तो आपने उनका कह दिया कि लोगों का, और जो बाकी नुकसान हो रहा है वो भी तो नुकसान हुआ है। उस पर एक जल्दी से टिप्पणी, और फिर आलोक जोशी इस पर टिप्पणी ले लेंगे। जी सर मैं एक बात ऐड कर दूं, अगर सिंह साहब अनुमति दे और आप अनुमति दो। जरूर जी सर, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो, हम जैसे गुजराती लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो आज की तारीख में 21% माइनस है, और मैं अपने फादर से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। वो बोलते क्या चल रहा है बेटा, मैं बोलता हूँ पापा चल रहा है, मैं आपको 2 महीने बाद आंसर दूंगा। ये हालत है, अभी 21% माइनस चल रहा है।